हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक की फर्स्ट लेसन ईंटें, मनके और हस्तियाँ, इसके बारे में बात करेंगे। जो आज अपने इसकी ये चौथी क्लास रहेगी, जो कि अपने इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। इस क्लास में इस चैप्टर को आज हम ख़त्म कर लेंगे। इससे पहले अपन ने 3 क्लासें इस चैप्टर के ली थी, अब आज लास्ट चौथी क्लास है। तो बिना टाइम खर्च के अब बात करते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे, कब, किसने की, किसने सर्वप्रथम यहाँ का अवलोकन किया, किसने क्या देखा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ी सी डिटेल में अगर हम बात करें इसकी, तो सर्वप्रथम एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम था चार्ल्स मेसन। कौन? चार्ल्स मेसन। इस चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में, कब? 1826 में पंजाब के साहिवाल जिले के एक टीले का अवलोकन किया था। किसके? पंजाब के साहिवाल जिले में एक टीले का अवलोकन किया था। मेसन ने जब इस टीले का अवलोकन किया तो इसने 1842 में मेसन ने जब इस टीले का अवलोकन किया तो मेसन ने 1842 में प्रकाशित इसका एक लेख था जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नीज। क्या? नैरेटिव ऑफ जर्नीज, यानी कि यात्राओं का वर्णन। लेख का नाम क्या था? यात्राओं का वर्णन। ये इसका एक लेख था, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस लेख में इसने जो जो देखा उन चीज़ों को इस लेख में प्रकाशित किया। इसके बाद यहीं अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें तो 1850 में, कब? 1850 में एक नाम आता है कनिंघम का। किसका? कनिंघम, जिसे भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, कनिंघम। तो कनिंघम ने इस टीले की यात्रा की प्रथम बार। इसके बाद 1853 के मध्य कराची से लाहौर तक जो रेल लाइन में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन ने इस टीले से प्राप्त ईंटों का उपयोग किया। 1853 में यहाँ पर एक टीले की खुदाई की जिससे कुछ ईंटें निकली। इन ईंटों का प्रयोग बर्टन बंधु जॉन बर्टन और विलियम बर्टन द्वारा इस टीले से प्राप्त ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया? कराची से लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस रेलवे लाइन में इसका प्रयोग किया। 1872 में दोबारा वापस कनिंघम महोदय यहाँ पर घूमने आए। कब? 1872 में। तो 1872 में कनिंघम ने दूसरी बार यात्रा की। इस बार उन्होंने यहाँ से पाषाण औजार व अति प्राचीन मृदभांड के साथ एक वृषभ, यानी कि एक वृषभ अंकित मोहर प्राप्त की, लेकिन इस सांड के कुबड़ न होने के कारण इसे विदेशी सील या मोहर माना व इस महत्वपूर्ण तथ्य से उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, यानी कि उसको कोई महत्व नहीं दिया। ये यहाँ की प्रारंभिक जानकारी थी। धीरे धीरे और भी बहुत कुछ यहाँ से हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई, लेकिन जो एनसीईआरटी जो इस बुक में दे रखी उस हिसाब से अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया कि इस प्रकार पुरातात्विदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातात्विदों ने सभ्यता की खोज की, यानी कि बात यह कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार की गई। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे अपने समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेती की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। इस प्रकार से यहाँ से पुरातात्विक सामग्री भी प्राप्त होने लगी।
अब कनिंघम का भ्रम। जब पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 1850 में तो इन्होंने पहली बार टीले का अवलोकन किया था और 1872 में दूसरी बार ये वापिस यहाँ पर आए थे। जब 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए तब पुरातात्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। यानी कि प्राचीन जो पुरातात्विक स्रोत थे उनमें इनकी अत्यधिक रुचि थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। यानी कि वहाँ से जो अभिलेख इत्यादि जो चीज़ें उनको प्राप्त हुई उनका इन्होंने अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। यानी कि जो वस्तुएं हमें सांस्कृतिक जानकारी देती है उन वस्तुओं को खोजने में कनिंघम का इंटरेस्ट था। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। हमने पहले भी बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता के जो समकालीन अन्य सभ्यता थी उसमें एक तो मिस्र सभ्यता, एक मेसोपोटामिया सभ्यता थी, न कि जो चीन की सभ्यता थी वो हड़प्पा के समकालीन थी। यानी कि चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं मानी गई। इनके समकालीन जो सभ्यता थी वो कौन कौन सी थी? एक तो मिस्र की और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी गई। कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता है, इसलिए हालांकि हड़प्पा पुरा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंचती थी, फिर वह समझ नहीं पाए कि पूरा वस्तुएं कितने प्राचीन हैं। यानी कि जब यहाँ से हमने बात की कि कनिंघम को एक टीले से जब खुदाई कर रहे थे ईंटों की तो वो टीला दिखाई दिया, एक वृषभ अंकित मोहर दिखाई दी, तो उन्होंने सोचा कि कोई विदेशी सील है, विदेशी मोहर है। इस बात का उन्होंने एक कारण बताकर उस बात से अपना मुंह फेर लिया। लेकिन एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी। कौन सी हड़प्पाई मोहर? अब इस मोहर पर ही वो वृषभ की आकृति अंकित थी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो नहीं दिया, उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई बार लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। यह सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह आश्चर्य की बात है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। यानी कि कनिंघम का मानना था कि जो भारतीय इतिहास है इसका प्रारंभ गंगा घाटी से हुआ, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है वहाँ से ही कनिंघम के अनुसार भारतीय इतिहास का प्रारंभ माना गया। इसलिए इन्होंने जो यहाँ से पूरा तात्विक सामग्री में प्राप्त हुई उन सामग्रियों से अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि जो भारतीय सभ्यता है या जो भारतीय इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट है? वैदिक सभ्यता से या गंगा घाटी से इसका प्रारंभ माना गया। अब बात करते हैं पुरातात्विक टीले के स्तर। पुरातात्विक पूरा स्थल वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहा जाता है। टीला क्या होता है? यानी कि हम एक सामान्य भाषा में कहें तो यानी कि एक मिट्टी का जो ढेर होता है उसको हम क्या कहते हैं? टीला। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं।
परितः स्तरों जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है की पहचान सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। यानी किसी भी टीले की हम खुदाई करेंगे तो जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो तो वहाँ से जो हमें पुरातात्विक सामग्री मिल प्राप्त होगी वो पुरातात्विक सामग्री नवीन श्रेणी में रखी जाएगी। लेकिन जो नीचे नीचे से जो अंतिम स्तर से जो पुरातात्विक सामग्री हमको प्राप्त होगी उसको हम प्राचीन पुरातात्विक सामग्री में रखेंगे। सामान्य तौर पर तो इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों से मिली पुरा वस्तुओं के विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबंध किया जा सकता है, जिसमें एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपन एक प्राचीन सभ्यता, एक नवीन प्राचीन सभ्यता, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातात्वविद राकलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। आपको पता है दोस्तों कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? राकलदास बनर्जी ने 1921 में, जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राकलदास बनर्जी के द्वारा। जिससे अनुमान लगाया गया है कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग है। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यानी कि 1924 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता की घोषणा की कि हड़प्पा नामक भी कोई एक सभ्यता है। इसको एक उन्होंने विश्व पटल पर सबके सामने रखा। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं। किसमें? द स्टोरी ऑफ आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पूरा स्थल में उतने उत्खननों से हड़प्पा पूरा स्थलों पर मिली मोहरों जैसी तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली पर यह सभी मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यह यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। यानी कि जो पहली बात तो कनिंघम और जॉन मार्शल जो दोनों थे ये भारतीय नहीं थे। ये कौन थे? यूरोपीय लोग। मार्शल पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाले नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पूरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। अब नई तकनीकें तथा पर्सन। 1944 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IREM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। 1944 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर या यहाँ के जो जनरल थे वो कौन बने? IREM व्हीलर। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की जाए
की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यकता। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस डायरेक्टर जनरल के द्वारा पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया गया? तो किसके द्वारा? REM व्हीलर के द्वारा। इन्होंने क्या माना कि व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लो कि ये कोई भूखंड है, तो ये नहीं कि इसकी एक ही परत को पूरे क्षेत्र में खोदा जाए लंबाई के रूप में, क्षैतिज के रूप में। इन्होंने कहा कि इसको अंदर तक जब हम खोदेंगे तब हमें यहाँ से और अत्यधिक जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार इन्होंने ये चीजें मानी। अब हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं पर बहुत थोड़ा या कोई अधिक संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख पूरा स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यानी कि पहले क्या था दोस्तों, जब विभाजन नहीं होता 1947 के पहले पाकिस्तान एक भारत में ही स्थित था। तब हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश देश भारत में ही थे, लेकिन जब इसका विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए। कब? 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसके पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। इसी कारण भारतीय पुरातात्विकों ने भारत में पूरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आए तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। यानी कि पहले जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे वो कहाँ थे? पाकिस्तान में। लेकिन धीरे धीरे और इस सभ्यता के कई स्थलों का उत्खनन करना प्रारंभ किया तो भारत में भी, भारत की अगर हम बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन क्षेत्रों में कई सभ्यता के कई स्थल हमें देखने को मिले, नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, हाल ही में धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं, यानी कि ये स्थल वहां पर खोदे गए थे। इसके बाद अभी भी वर्तमान में इस सभ्यता की खोज जारी है, नए स्थलों की खुदाई अभी भी की जारी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातात्विक आमतौर पर सांस्कृतिक उपकरण का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं 1980 में हड़प्पाई पुरावस्तुओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के साथ विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी का पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। यानी कि अभी भी वर्तमान में यहाँ पर खुदाई का काम जारी है। अब यह है हड़प्पा में व्हीलर, यानी कि व्हीलर के द्वारा जो हड़प्पा में जो कार्य किया गया उसके बारे में। आरंभिक पुरातात्विदों में कई बार साहस की भावना से कार्य करते हैं। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में ये लिखा: मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील तांगे की सवारी कर में प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी से अवलोकित थे
के समीप स्थित एक विश्राम गृह पर पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 से प्रारंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, के बाद प्रवेश द्वार में काली आकृतियों के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ में अग्नि सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। यानी कि वहाँ पर इनके साथ जो जो घटनाएं घटित हुई, जिस प्रकार इन्होंने वहाँ का उत्खनन कार्य किया, मार्टिन व्हीलर ने उसका इन्होंने इसमें वर्णन किया है। अब बात करते आगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं, जैसा कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातात्वविदों को हड़प्पाई जीवन को कठिन प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं, पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। ये भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती हैं, यानी कि उनको पुनः उपयोग में ले लिया जाता है। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती है, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचय के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। इस प्रकार यानी कि पुरातात्विक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है। अब दूसरा वर्गीकरण किस प्रकार है? अधिक जटिल, उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातात्विदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरण कोई पुरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चकिया, पत्थर के फलक, पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। यानी कि कोई पुरातात्विक सामग्री, उसका उपयोग उस समय किया जाता है, उसके उपयोग के आधार पर ही उनका विभाजन भी किया जाता है। पुरातात्विक किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या भट्टी में मिली थी। वो जिस स्थान पर मिली थी उस स्थान के आधार पर भी पुरातात्विक लोग जो हैं उसका वर्गीकरण करते हैं। कभी कभी पुरातात्विकों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि कहीं अगर किसी सभ्यता से हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से जो पुरातात्विक मृदभांड कुछ भी जो टूटी फूटी सामग्री मिलती है, उसी के आधार पर हम अनुमान लगाकर उस सभ्यता का अवलोकन कर सकते हैं। अब पुरातात्विदों को संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहले प्राप्त हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातात्विदों को उस समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला हो। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी, मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में है। व्याख्या की समस्याएं। अब मतलब जो वहाँ पर जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त तो हो जाती, लेकिन जो पुरातत्वविद है वो उसके स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक व्याख्या की समस्या उनके सामने आती हैं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सामने आती है। यानी कि जो धार्मिक प्रथाएं उनको स्पष्ट करने में या उनकी व्याख्या करने में
इतिहासकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या आती हैं। आरंभिक पुरातात्विदों को लगता है कि कुछ वस्तुएं जो सामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इसमें आभूषण से लदी हुई नारी मरण मूर्तियां, जिनमें से कुछ शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल है। इन्हें मात्र देवी की संज्ञा दी गई है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता थी ये पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक, यहाँ पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे अधिक मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिस पर पृथ्वी यानी कि धरती से या धरती को चीरता हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी कि वो प्रकृति प्रेमी थे और प्रकृति की ही वो लोग पूजा करते थे। तो मातृ देवी की संज्ञा दी गई। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा दिखाया गया है, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। ये पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को आनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार, कालीबंगा और लोथल से मिली अग्निवेदियाँ। यानी कि अब धार्मिक अनुष्ठानों की अगर बात करें तो उनके संदर्भ में हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो थे वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो ये तथ्य या ये जानकारी है, ये व्याख्या करने के पीछे के जो कारण है वो यहाँ से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री है। इसी सामग्री के आधार पर इतिहासकार इन चीज़ों को बताते हैं। जिस प्रकार हड़प्पा से एक विशाल स्नानागार मिला। अब इस स्नानागार को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तो सार्वजनिक था, अब इसका प्रयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान या किसी त्योहार विशेष पर ही किया जाता था, या यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान के समय पर यहाँ पर सभी एक साथ स्नान करते थे। अब इसके बाद कालीबंगा और लोथल, यहाँ से हमें वेदिकाएं यानी कि यज्ञ करने की जो वेदिकाएं होती है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई। तो इनको देखकर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, हवन करते होंगे, देवी देवताओं के लिए आहुति देते होंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। और याद रखना, कालीबंगा कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें कितनी 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। इसी प्रकार लोथल से भी हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। तो ये 2 स्थान है, कौन सा? एक तो कालीबंगा और लोथल, दोनों स्थलों से हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई। और कालीबंगा से अग्नि वेदिका में हमें जले हुए चावल भी प्राप्त हुए। अब इसके बाद मोहरे, जिनमें संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं। परीक्षण से धार्मिक आस्था और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। यानी कि कुछ मोहरें ऐसी मिली जिन पर पेड़ पौधों का भी अंकन है। तो उन मुद्राओं को देखकर, उन अंकन को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति की पूजा करते थे। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालती मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, कभी कभी दिखाया गया है। अब इसमें की आकृति जिसे पालती मारकर यानी कि आल की पाल की मारकर बैठा योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। और कभी कभी जिसे जानवरों से गिरा हुआ दर्शाया गया आद्य शिव, अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई। यानी कि ये जो मूर्ति मिले इसे आद्य शिव यानी प्राचीन शिव की संज्ञा दी गए हैं। अब बात करें इसके बारे में, तो इनमें सबसे प्रमुख जो मूर्ति, जितनी मोहरें मिले, इन सबसे प्रमुख मोहरों की अगर हम बात करें तो पशुपति
महादेव की मोर है जिसमें एक योगी के बाएं ओर भैंसा गेंडा का चित्र व दाएं ओर हाथी व बाघ का चित्र सामने अंकित है। और इस मूर्ति के सामने यानी कि नीचे की ओर 2 हिरण के चित्र भी बने हुए हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस मूर्ति के पास कुल 5 प्रकार के पशु थे। कितने प्रकार के पशु थे? 5 प्रकार के। अगर पशुओं की संख्या की बात करें तो पशुओं की संख्या 6 थी। कैसे समझो इसे? क्योंकि जैसे ये मूर्त है तो इसके इस तरफ 2, इस तरफ 2 और सामने भी कितने? 2। तो 2 और 2 4 और 2 6। 6 कितने जानवर हो गए? कुल जानवरों की संख्या कितनी थी? 6। लेकिन कितने प्रकार के थे ये 5 प्रकार के थे। 5 प्रकार कैसे? क्योंकि एक तरफ तो गेंडा और भैंसा, एक तरफ हाथी व बाघ, जबकि सामने जो जानवर है वो कौन है? 2 हिरण। तो यहाँ हिरण कितने हैं? 2। जबकि 2 प्रकार के यहाँ है, 2 प्रकार के यहाँ है, तो ये 4 प्रकार तो ये और 1 प्रकार का जानवर यहाँ है। लेकिन संख्या कितनी है इनकी? 2। तो 5 तो प्रकार हुए और जानवरों की संख्या पूछे तो कितनी? 6। ये किसकी मूर्ति मिली थी? आद्य शिव की। हम इसे पशुपति महादेव की मोर भी कह सकते हैं। और ये लेख युक्त मोहर थी जिस पर 6 अक्षर उत्कीर्ण थे। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंखवाकार वस्तु व लिंग के रूप में समान रूप में वर्गीकृत किया गया। हड़प्पाई धर्म के पुनर्निर्माण में इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातात्विद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि ये नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में अधिक संदिग्ध है। उदाहरण के लिए हम आद्य शिव की मोहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद, जो इसका समय कितना था? ऋग्वेद का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसे संकलित किया गया। में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है जो बाद में की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। पहली शताब्दी ईस्वी में अध्याय 4 में देखेंगे। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति, सामान्य रूप से जानवरों और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी, और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। कि फिर क्या यह कोई समानता जैसा कुछ विद्वानों ने सुझाया है? यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है कि जो आद्य शिव की मूर्ति मिली ये वास्तव में भगवान शिव की मूर्ति थी या नहीं। इस कारण को न मानने के पीछे इन्होंने तर्क दिया ऋग्वेद को। ऋग्वेद में जो भगवान शिव थे उनको रुद्र नाम दिया गया है, और साथ में जो इसमें मोर मिली, जो इनके आसपास जानवर थे, ऐसा ऋग्वेद में कोई चित्र भी हमको देखने को नहीं मिला। अब एक इंडेक्स है। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवलिंग। समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ था, समन। ये समन। तो समन किसे कहा गया? कि वह महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधने में सामर्थ्य का दावा करते हैं, उनको क्या कहा गया? समन। अब बात करते हैं हम आगे। और इसमें जो ये हरे कलर नीले कलर में जो इंडेक्स सारणी दे रखी, इसको आप आराम से पढ़ लेना, इतनी इसमें कोई जानकारी है नहीं। अब बात करते हैं मोरे की। तो ये जो शिवलिंग के रूप में ये मोरे हैं, इनको लिंग की आकृति दी गई। यानी कि सबसे आरंभिक उत्खनन में से एक में के इन पत्थरों के विषय में ये कहते हैं कि लाजवर्द मनी जेस्पर, चार्ल्स डनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए हैं तथा इन 2 इंच से भी कम ऊंचाई कहते हैं को लिंग माना गया है। यानी कि इनको जो वर्तमान में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं उनका प्रतिरूप इनको माना गया है। अब बात करते हैं ये अंतिम पड़ाव है ये इस लेसन का, काल रेखा। आरंभिक पुरातत्व के प्रमुख कालखंड 2 लाख वर्ष पूर्व निम्न पुरापाषाण, यानी निम्न पुरापाषाण जो काल था। हम बात करेंगे
इसके बाद जैसे ये लेसन ख़त्म होगा तो इस लेसन के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे उनकी भी हम एक क्लास लेंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे जो पुरातात्विक सामग्री के आधार पर इतिहास का विभाजन किया गया वो किन किन आधारों पर किया गया, किन किन भागों में कितने भागों में वो शामिल वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ देखेंगे कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो आज से वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व का जो काल था उसको किस नाम से जाना गया, निम्न पूरा पाषाण काल के नाम से। आज से 80,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण, 35,000 उच्च पाषाण, 12,000 मध्य पाषाण। अब जो निम्न पूरा पाषाण है इसको इसी के ये 3 भाग है अलग अलग, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। 12,000 आज से 12,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसको मध्य पाषाण और आज से 10,000 वर्ष पूर्व जो समय था उसको नव पाषाण के नाम से जाना गया है। और 6,000 वर्ष पूर्व का जो समय था उसे ताम्र पाषाण, यानी कि इस समय तांबे की वस्तुओं का प्रयोग किया जाने लगा। आज से 2600 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना गया है और 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लोह काल महापाषाण सवादान, यानी कि महापाषाण वह काल है जिसमें बड़े बड़े पत्थर की समाधियों का निर्माण किया जाने लगा। उस काल को महापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व ये आरंभिक ऐतिहासिक काल, यानी कि यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होने लगे। अब हड़प्पा पुरा तत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 में हड़प्पा मोहर पर कनिंघम ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। जो यहाँ से उन्हें वो वृषभ अंकित एक मोहर मिली थी उस पर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1875 में। 1921 में दयाराम द्वारा माधव स्वरूप वस्त द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ किया गया। 1925 मोहनजोदड़ो में उत्खननों का प्रारंभ। 1946 मार्टिन व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किया गया। 55 में एस.आर. राव द्वारा लोथल में खुदाई प्रारंभ की गई, यानी कि लोथल में खुदाई कब प्रारंभ की गई? 1955 में। 1960 बीबीलाल बीके थापड़ के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन किया गया, लेकिन इसका जो समय है वो 1952 और 53 इसका समय माना गया। 1952-53 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की और लगभग 1960 के आसपास इसका उत्खनन प्रारंभ कर दिया गया। 1974 में एस.आर. मुगल द्वारा भावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 80 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ और 1990 में आर.एस. बिष्ट द्वारा धोलावीरा में उत्खननों का आरंभ किया गया, यानी धोलावीरा सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? आर.एस. बिष्ट के द्वारा। इस प्रकार ये अपना आज का जो लेसन था ईंटें, मनके और अस्थियां, ये भारतीय इतिहास एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 12वीं की उसका पहला चैप्टर था, ये आज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस डाउट को डालना। हो सकता है कि अगली क्लास में आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूँ। तब तक 1-2 बार इन क्लासों का अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपने वो चैप्टर 2 लेसन 2 के ऊपर होगी, उसको भी 4-5 भागों में डिवाइड करके उस क्लास को भी हम पूरा अध्ययन कर लेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।